हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब घर में ठीक हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डीपीपी डिस्कशन किया था। डीपीपी नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपने। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या था, दो आपके पास ज्योमेट्री हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी टेट्राहेड्रल और आइदर इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टीरिक फैक्टर फेवर्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड सीएफएससी फेवर्स स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल ठीक है। हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपके पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज स्टीरिक स्टेबलाइज वेयर एज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर में आपका सीएफएससी रिक्वायरमेंट हाई होता है और टेट्राहेड्रल में आपका सीएफएससी रिक्वायरमेंट हाई नहीं होता, वहाँ 0 के इक्वल होता है, क्योंकि D0, D5 और D10 में आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट स्टीरिक फैक्टर फेवर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड सीएफएससी फेवर टेट्राहेड्रल, तो ये बिल्कुल गलत है। मींस बाकी के स्टेटमेंट जो अब आपके गलत हैं। आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो स्टीरिक फैक्टर होगा वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फेवर करेगा और जो आपका सीएफएससी फैक्टर है वो आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फेवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर जनरली फेवर्ड। कब बनेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन जो आपका सेकंड है दैट इज इट इज स्टेबलाइज बाय स्टीरिक फैक्टर। तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ReH92 नेगेटिव। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था। ReH92 नेगेटिव, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है, वहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, 3 × 3, 3 3 9 मीन्स ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। उसके बाद आपके पास ऑर्डर ऑफ सीएफएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑर्डर बताना है आपने सीएफएससी का, और इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी हमने सॉकेट, SOCT। तो SOCT में S क्या था, स्क्वायर प्लेनर, O ऑक्टाहेड्रल, C क्या था, क्यूबिक, और T क्या था मेरा, टेट्राहेड्रल। सो आपके पास ऑर्डर क्या जाएगा, ऑर्डर D, जहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, आफ्टर दैट क्यूबिक एंड देन आपका टेट्राहेड्रल। तो आपका D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रेयरली शो ऑप्टिकल मेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल मेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे शो होगा, जहाँ पे आपके पास आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जो ज्योमेट्री होगी, उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन में जाएगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखें तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन शो ही नहीं करेगा। तो उसने रेयरली वर्ड यूज़ किया है, बट रेयरली वर्ड भी क्या है, गलत है यहाँ पे, यानी क्योंकि वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में आपका क्या है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज बी। उसके बाद आपने मैच करना है ज्योमेट्री CuCl5। देखिए CuCl5, Cl किस तरह का लिगेंड है, Cl बल्कि लिगेंड है, और बल्कि लिगेंड है, और 5 में हमारे पास शेप कौन कौन सी बनती है, TBP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और उसके बाद बनती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपके पास बनेगी। तो आपका हो जाएगा, इसका आएगा सेकेंड। NiCN5 देखिए Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो शेप कैसे बन जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। आप सिर्फ लिगेंड को देख के ही बता सकते हैं कि ये किस तरह की ज्योमेट्री को फेवर करेगा। FeBr4 ब्रोमाइड Br नेगेटिव किस तरह का है, लार्ज एनाइनिक लिगेंड, लार्ज है और 4 है, तो कौन सी शेप में को प्रेफर करेगा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद है HgCN4, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और 4 है, तो कौन सी शेप बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो आप डायरेक्ट सिर्फ लिगेंड के बेस पे भी बता सकते हैं कि कब ये आपका किस तरह की ज्योमेट्री को प्रेफर करेगा, क्योंकि आपका जो TBP था वो किस तरह की क्या करता था, वो स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। तो स्टीरिक स्टेबलाइजेशन है, तो CuCl5 में क्या बन जाएगी, TBP ज्योमेट्री आपकी बनेगी। NiCN5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो कैसे बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल।
ठीक है। FeBr4 है, Br एनायनिक लार्ज है, 4 है, तो क्या कहाँ किस ज्योमेट्री को प्रेफर करेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। और HgCN4 CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4 है, तो क्या करेगा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, ज्योमेट्रिक एंड स्पिन ऑफ KCuLn2। ये कॉम्प्लेक्स हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा CuLn2 नेगेटिव, क्योंकि पोटेशियम छोड़ के जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पे 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया CuLn2 नेगेटिव। तो कॉपर को X मानेंगे, X मान के आप क्या करेंगे? Ln2 जो है आपका वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा और उसके ऊपर -2 चार्ज है, इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा X - 4 इज इक्वल टू -1। तो X हो जाएगा -1 + 4, तो X क्या आ जाएगा? 3। यानी कि जो मेरा कॉपर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो यहाँ पे अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह का है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करेगा, मींस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो आ जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी और लो स्पिन, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर हाई स्पिन तो नहीं बनता, वो तो बी तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल आपके क्या बनते हैं? हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बनता, तो ए और बी तो कैंसिल हो गया, आपका सी और डी में बनता है। तो डी क्यों नहीं हो सकता टेट्राहेड्रल? क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है कॉपर, एक तो आपका मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, दूसरा आपका लिगेंड किस तरह का है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आपकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आपके पास द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक कहाँ बनता है? जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। तो इसने बोला है कि लोअर, आपने बताना है लोअर एनर्जी लेवल। तो इसको अरेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक में आपके पास आएगा, यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर है, एक्चुअली ये हमने वीडियो में अभी डिस्कस नहीं किया, बट हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके पास क्या होगा? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो आपके पास आएगा दैट इज DXZ एंड DYZ। उसके बाद आपके पास आएगा DZ का स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट आएंगे आपके पास DXY एंड DXY - Y स्क्वायर। ये बनेगा आपके पास कंप्लीट ऑर्डर। आई रिपीट इट, फर्स्ट आपके पास DXZ और DYZ आएंगे, उसके बाद आएगा DZ का स्क्वायर, और फिर आपके पास लास्ट में आएगा DXY और DX² - Y स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऑर्डर को हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर आपने किस तरह से बनाने हैं। फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि इसके अंदर जो आएगा वो आएगा आपका DZ का स्क्वायर, ठीक है। सो DZ² लोब जो होगी आर नॉट सो मच अफेक्टेड, ये आपका ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होंगे वो होंगे आपके DXZ और DYZ, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोब होंगे आपके, और ये क्यों है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, दैट इज ज्योमेट्री एंड स्पिन ऑफ K3CuF6। देखिए यहाँ पे बन जाएगा CuF6 3 नेगेटिव, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3। और फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करेगा, मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे यहाँ पे। और 6 है तो कैसे बन जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल और हाई स्पिन, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को प्रेफर करेगा। अगर कोबाल्ट मेरा +3 में होता है तो जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वाटर तक के लिगेंड जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही एक्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अगर कॉपर की जगह निकल हो जाता, निकल +3, तो उस केस में जो फ्लोरीन है मेरा वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव ना करके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मेरी मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो लाइक कॉपर है, अभी कॉपर +3 है, तो वाटर तक की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर के बाद जितने भी लिगेंड आएंगे वो सब के सब वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेंगे। वाटर के बाद क्या आएगा आपके पास? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन अगर कोबाल्ट की जगह निकल +3 हो जाता तो जो वाटर के बाद वाले लिगेंड लाइक फ्लोराइड है तो वो भी किसकी तरह काम करने शुरू कर देते? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो उस केस में ज्योमेट्री मेरी क्या हो जाती है? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक और लो स्पिन, ठीक है। बट अभी क्या है? कॉपर है, तो कॉपर के केस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल एंड हाई स्पिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। देखिए हमने डिस्कस किया था वीडियो में, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा न्यूट्रल होगा, आपका जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होगा वो
उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल कितनी तरह से हो सकता है, लिगेंड के बेसिस पे भी न्यूट्रल हो सकता है और आपका सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे भी न्यूट्रल हो सकता है। लिगेंड किस तरह से, लिगेंड सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू मैं कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल कर सकते हैं और पाई बॉन्डिंग के थ्रू। फिर हमने पढ़ा था कि जो पाई बॉन्डिंग के थ्रू होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्डिंग के। सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू न्यूट्रलाइजेशन होगा बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अटैकिंग लिगेंड। मेटल किस तरह से अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि मेटल अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दे या फिर अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज कर दे। फिर हमने बोला था कि अगर मेटल के ऊपर -4 चार्ज आता है तो सिर्फ एक्वा और फ्लोराइड यानी कि वाटर और फ्लोराइड ही -4 चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं, और अगर आपके मेटल के ऊपर -3 है तो वहाँ पे क्लोराइड उसको अच्छे से बैलेंस कर सकता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे -4 चार्ज है, माइनस ये है आपका COCl6 3 नेगेटिव है, तो आपके कोबाल्ट पे क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से जो क्लोरीन है वो 3 नेगेटिव चार्ज को इजीली हैंडल कर सकता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका स्टेबल। लेकिन जो ब्रोमीन है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखें तो वहाँ पे कोबाल्ट पे कितना आता है -4, और ब्रोमीन -4 चार्ज को बैलेंस नहीं कर सकता, तो जो आपका बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनस्टेबल। अगेन नेक्स्ट में भी ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन अगेन क्या आ रहा है आपके पास, ब्रोमीन के ऊपर -4 चार्ज आएगा तो वो उसको बैलेंस नहीं कर सकता। उसके बाद अगेन ब्रोमीन है तो वो भी क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन के केस में लेस स्टेबल होगा क्योंकि क्लोरीन भी -4 चार्ज को ज़्यादा बियर नहीं कर सकता, -3 चार्ज को इजीली हैंडल कर सकता है। और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका COF6 नेगेटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेटल के ऊपर -4 आएगा, और हमने पढ़ा है कि जब मेटल के ऊपर -4 चार्ज आता है तो सिर्फ 2 लिगेंड है जो -4 चार्ज को कैरी कर सकते हैं, वन इज़ फ्लोराइड एंड सेकेंड वन इज़ हाइड्रोक्साइड मीन्स वाटर वाला। तो फ्लोराइड आपका लिगेंड है तो इजीली बैलेंस हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरा स्टेबल। नेक्स्ट में है NaCl। Cl अगेन वीक है तो नहीं बैलेंस कर सकता। Na वाटर है, वाटर क्या है, वाटर वही है, एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो एक्वा बैलेंस कर सकता है -4 चार्ज को, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका स्टेबल। नेक्स्ट में NaF6 है तो बैलेंस कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स के पास ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और ये सारी की सारी क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द नॉन ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे नॉन ट्रांजिशन मेटल हैं हमारी, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करना है हमने और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बतानी है। तो सेकंड अगर चीज़ हम चेक करें, कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 6 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से मैं नहीं बता सकती। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे जी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम के कॉम्प्लेक्स पे है +1, मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स पे है +2 और एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स पे है +3। और हमने बोला था हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। आपके कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पे जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मेटल पे जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन +2 एंड +2 विल बी मोर स्टेबल देन +1। तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट, जहाँ पे +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद +2 और उसके बाद हो जाएगा आपका +1। और इसको सॉल्व किया है हमने बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। चलिए, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपके पास दिस वन, ये ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं, सॉरी, ये आपका जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स का, इससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं आपसे। और आपका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, कौन कौन से ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज कर रहे हैं किस ज्योमेट्री के अंदर, वो भी पूछा जाता है। तो जैसे सबसे पहले लीनियर ज्योमेट्री, हमें पता है लीनियर में sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन पी के 3 ऑर्बिटल है आपके पास, px py pz, तो विच ऑर्बिटल विल बी पार्टिसिपेटेड, तो कौन सा ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट कर रहा है sp में। तो sp में याद रखना आपने, एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p का pz ऑर्बिटल है जो आपका क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं AgNH3 ट्वाइस नेगेटिव, और Ag हमेशा लीनियरिटी को फॉलो करता है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है। दूसरा उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज द ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर में क्या होता है, sp2, तो p का कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, px एंड py। ठीक है, एग्जाम्पल है HgI3, ये हम क्या है, रेयर कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को शो कर रहा है, जहाँ पे Hg आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है,
चलिए उसके बाद है हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, sp3, तो p के तीनों यूज हो जाएंगे, px, py एंड pz। उसके बाद आता है आपके पास स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, dsp2 या sp2d। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी स्क्वायर वर्ड का यूज हो जाए तो वहाँ पे d हमेशा कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आँख बंद करके लगा देना, जहाँ पे भी स्क्वायर वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे डी जेड स्क्वायर यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेशन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पी के तो तीनों यूज़ हो जाएंगे, पी के दो सॉरी sp2 या डी sp2d। तो sp2 में क्या हो जाएगा आपके पास s px और py, और d का हो जाएगा हमारे पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और p का ऑर्बिटल है हमारे पास px और py, pz नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एग्जांपल है आपके पास NiCN4 2 नेगेटिव, ये हमें पता भी है साइनाइड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा दैट इज लो स्पिन, और ये हमारे पास शेप क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिड में हम आपके पास होता है sp3d। तो sp3d में क्या होगा, d, अब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, स्क्वायर वर्ड यूज नहीं हो रहा तो d कौन सा होगा, dz का स्क्वायर, और p3 है तो p के तीनों यूज हो जाएंगे, px, py, pz। एग्जाम्पल है आपके पास UCl5, अभी अभी हमने डीपीपी में सेम कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किया था जहाँ पे आपको ज्योमेट्री बतानी थी इस कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, sp3d2। तो अब d2 के कौन से हो जाएंगे, d2 के दोनों आ जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्सियल है, ये हमारे जो हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल है। ठीक है, और px, py, pz भी क्या है, एक्सियल। ठीक है, और जो हमारा डी एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं वो हमारे नॉन एक्शियल होते हैं, क्योंकि वो बिटवीन दी लोब्स होते हैं, इन बिटवीन द लोब्स होते हैं, दैट इज़ वाई वो नॉन एक्शियल हैं। तो एक्शियल लिगेंड हमारा यूज़ होगा जब आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, जहाँ पे होगा sp3d2, तो d2 होंगे एक्शियल। एक्शियल कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक भी किस में बनती है आपकी, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनता है। तो वहाँ पे आपके पास हो जाएगा या तो sd5 होगा या फिर आपके पास होगा sp3d2, लेकिन यहाँ पे d चेंज हो जाएंगे, sd5 है, d5 का मतलब क्या है, सारे ही d के यूज हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर sp3d2 है तो इस केस में जो d होगा वो हो जाएगा मेरा डी एक्स जेड और डी वाई जेड, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था जब ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक का ऑर्डर हम बता रहे थे डीपीपी में कि यहाँ पे जो डी एक्स जेड और डी वाई जेड होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ऑर्बिटल होते हैं। तो यही ऑर्बिटल मेरे ओवरलैपिंग में यूज़ होंगे या बॉन्डिंग में यूज़ होगा। तो आपने याद रखना है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल रहे हैं sp3d2, तो वहाँ पे d जो है वो कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं। और जब हम sp3d2 यानी कि हम बात करें ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक की, तो उसमें d कौन सा है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, नॉन एक्सियल। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो उसमें क्या हो जाएगा, sp3d3। तो d3 कौन से होंगे यहाँ पे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, sp3dt में sp3d3, तो ये हो जाएगा मेरा सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गई है। तो यहाँ पे sp3d3 में हमारे पास हो जाएगा s px py pz, और d हो जाएगा मेरा डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, दो एक्शियल है और एक नॉन एक्शियल है, यहाँ पे इसको याद रखना है, स्पेशल केस है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है ट्रायगोनल, आपके पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, तो उस केस में आपके पास होगा sp3d3। तो d के कौन से ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि ऑक्टाहेड्रल के बाद ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 यूज़ होगा। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और होता है आपका डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा दैट इज डी एक्स वाई। तो एक ऑर्बिटल जो डी आपका एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है दैट इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि आप इसको पीछे वाले से लिंक करके याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में होता है sp3d3, यानी कि एक डी एक्स्ट्रा आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो डी है वो कौन से हैं, एक्सियल हैं। एक्सियल कौन से, आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। तो sp3d3 में भी क्या होगा कि दो ऑर्बिटल तो यही होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और जो तीसरा ऑर्बिटल ऐड हो रहा है वो है आपका डी एक्स वाई। ऐसे आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल है आपके पास VCN7 और उसके कॉम्प्लेक्स में है आपका 4 नेगेटिव। ठीक है,
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये हमने डिस्कस किया था जब हम वीडियो डिस्कशन कर रहे थे NbF7 2 नेगेटिव। तो हमने बोला था कि NB जहाँ पे भी आपका 4D या 5D का मेटल आ जाए तो उस केस में नॉर्मल ज्योमेट्री नहीं बनेगी। तो इस केस में आपका क्या बनता है, यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाती है आपकी मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपके शेप याद रखनी है क्योंकि शेप बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। NbF7 4 नेगेटिव, तो ये शेप है आपका मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म या प्रिज्मेटिक। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d3, और यहाँ पे जो डी यूज़ हो रहे हैं वो कौन से, आपका dxy dyz और dz dx2 dxy xz xy, एक मिनट ही क्या है, dxy dyz और dzx, ये आपके यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्यूबिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था PF8 3 नेगेटिव, जहाँ पे P आपका F ब्लॉक का मेटल है। तो वहाँ से हमने याद किया था कि इसको याद रखना है, F का है तो F ऑर्बिटल यूज़ होगा FXYZ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3d3f, तो D कौन सा होगा, dxy dyz dzx, और F हो जाएगा FXYZ। तो ये हो जाएगा मेरा क्यूबिक, और इसमें एग्जाम्पल हमने किया था PAF8 3 नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है आपका डूडेकाहेड्रल में भी अगेन क्या होगा, sp3d4, तो 4 और 3 7 और 1 8 हो गया आपका। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, sp3d4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूडेकाहेड्रल नॉर्मल है तो हमारा dz² यूज़ होगा। लेकिन जैसे ही स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में मैंने बोला था स्क्वायर वर्ड यूज़ होते ही कौन सा डी आ जाएगा आपका, dx² - y²। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल है आपके पास TAF8 3 नेगेटिव, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था TAF8 3 नेगेटिव, क्योंकि T जो है वो मेरा ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करता है और जो PA है मेरा वो मेरा F ब्लॉक से बिलोंग करता है, इसीलिए वहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और TAF8 3 नेगेटिव में आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है REH9 2 नेगेटिव, ये केस बहुत बार आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में आपके पास शेप बनती है 3 × 3 दैट इज 9 मीन्स ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये जो आपके पास टेबल है ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्ट ज्योमेट्री मिल सकती है, यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा D कौन सा P आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर ले, अगर लर्न कर सकते हैं तो, और ईजिली याद भी हो जाएगी, 1-2 बार लिख के देखेंगे तो पक्का याद हो जाएगी। चलिए आज का DPP डिस्कशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम DPP 4 के लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।